जिस बात की आशंका थी वो सच साबित हो चुकी है। पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। तालिबान के इस दावे के बाद काबुल में तालिबान की हुकूमत का आखिरी रोड़ा भी दूर हो चुका है। इसलिए दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान के हालात को लेकर रणनीति बनाने में लगे हैं। हमारा मुल्क भी उन्हीं में से है। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत भी मीटिंग में थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस बीच तालिबान ने काबुल में सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। बाकायदा 6 देशों को न्योता भी भेज दिया गया है। इनमें से ज्यादातर देश अमेरिका के खिलाफ रहे हैं। इसलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या तालिबान ने ताजपोशी को लेकर अमेरिका विरोधी मोर्चा तैयार कर लिया है। तालिबान के बहाने क्या दुनिया के ताकतवर देश 2 धड़ों में बंटने वाले हैं, और अगर हां तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। नॉनस्टॉप बरसते इस बारूद से, जंग की जिद से, धुआं धुआं होती घाटी से, मादरे वतन की हिफाजत में भूखे प्यासे योद्धाओं की तरह जंग लड़ते जांबाजों से बहुत उम्मीद थी पंजशीर को, दुनिया को, कि तालिबान की तबाही का आगाज इन्हीं रेतीले पहाड़ों से होगा। 2 हफ्ते से पंजशीर के लड़ाकों के पराक्रम को दुनिया ने देखा। पंजशीर के 2 शेरों अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लड़ाके जिस तरह से तालिबानियों को कब्रिस्तान भेज रहे थे, उससे लगने लगा था कि पंजशीर पर कब्जे का तालिबान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन थोड़ा ही सही, अब इतिहास बदल चुका है। امروز اتفاقاتی که افتی در روان است تصویر کوچکی از آینده افغانستان میباشد. ये आवाज पंजशीर के सबसे बड़े शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद की थी, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि पंजशीर भी अब तालिबानियों की करतूतों का गवाह बनने वाला है, क्योंकि तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। नॉर्दर्न अलायंस के कई लड़ाके मारे जा चुके हैं। सवाल यह है कि चंद रोज पहले तक जिस पंजशीर घाटी में दाखिल होने से तालिबानियों का हलक सूख रहा था, उसी अजय किले में तालिबानी झंडा कैसे फहरा दिया गया। इसीलिए जानना जरूरी है कि तालिबान पंजशीर पर कब्जा करने में कैसे कामयाब रहा। पंजशीर में अचानक तालिबान कैसे ताकतवर हो गया। नॉर्दर्न अलायंस को इतिहास में सबसे बड़ी शिकस्त कैसे मिली। तीनों सवालों का जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलों और बाजवा के वर्दी वाले कायरों की वजह से ही पंजशीर का भेद्य किला ध्वस्त हो गया। पंजशीर में तालिबान की जीत की पूरी पटकथा पाकिस्तान में ही लिखी गई। 3 सितंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई। इसमें आईएसआई के चीफ फैज हमीद और पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर शामिल थे। मीटिंग में तालिबान को पंजशीर में फौजी समर्थन देने का फैसला लिया गया। 4 सितंबर को आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे। फैज हमीद के कहने पर पाकिस्तान एयरफोर्स तालिबान की मदद के लिए पहुंची। पाकिस्तान को पता था कि पंजशीर पर कब्जे के बगैर काबुल पर तालिबान की हुकूमत कायम नहीं हो पाएगी, इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को पंजशीर रवाना कर दिया गया। पंजशीर में रात भर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। अमरुल्लाह सालेह के घर को भी हवाई हमले में निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये हमले पाकिस्तानी पायलटों ने किए। पाकिस्तान की सेना की स्पेशल फोर्स को पैराशूट के सहारे एयर ड्रॉप भी किया गया। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने पंजशीर में ड्रोन से भी हमले किए। ये तस्वीरें पंजशीर में पाकिस्तान के पाप की गवाही दे रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक पंजशीर में इसी तरह गोले बरसाए गए। सुबह होते ही तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर सफेद झंडा फहरा दिया। तालिबानी भले ही जंग खत्म होने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत में युद्ध का आगाज अब हुआ है। ऐसा युद्ध जो अफगानिस्तान की चौहद्दी से निकलकर दुनिया के कई मुल्कों को अपनी जद में ले सकता है। दुनिया पर तीसरे महायुद्ध के लिए तालिबान ने लकीर खींच दी है। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने काबुल में अपनी सत्ता को अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान काबुल के बहाने दुनिया को एक और मुसीबत में धकेलना चाहता है? जवाब खुद देखिए। काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम होने की राह में पंजशीर सबसे बड़ा रोड़ा था। यही वजह है कि 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के 21 दिन बीत जाने के बाद भी काबुल में ऑफिशियली तालिबानी हुकूमत कायम नहीं हो पाई है। इसीलिए तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए सब कुछ झोंक दिया था।
बाकी काम मुल्ला बरादर के सौतेले ब्रदर पाकिस्तान ने पूरा कर लिया। इसीलिए काबुल में तालिबानी सत्ता बनने की तैयारी हो चुकी है। तालिबान ने बाकायदा अपने 6 जिगरी दोस्तों को न्योता भेज दिया है। पाकिस्तान, ईरान, रूस, कतर, तुर्की और चीन, ये वो 6 देश हैं जिन्हें तालिबान ने काबुल में हुकूमत के ऐलान के समारोह में शामिल होने का इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। तालिबान की तरफ से भारत से कोई संपर्क नहीं किया गया है। अमेरिका को बुलाना तो दूर की बात, यूरोप के कई देशों को भी तालिबान की तरफ से इनविटेशन नहीं भेजा गया है। तालिबान ने जिन 6 देशों को न्योता भेजा है, उनमें से 4 यानी ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन की अमेरिका से अदावत किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि क्या शपथ ग्रहण के बहाने तालिबान ताकत दिखाना चाहता है? अमेरिका के विरोधी देशों को न्योता देने के पीछे क्या मकसद है? क्या तालिबान के बहाने दुनिया 2 अलग धड़ों में बंटने वाली है? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि तालिबान ने इन 6 देशों को ही न्योता क्यों भेजा। सबसे पहले बात तालिबान के माई बाप पाकिस्तान की करते हैं। अफगानिस्तान जैसे अमन पसंद मुल्क में तालिबान के सत्ता तक पहुंचने से सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान ही है, क्योंकि 4 महीने ही नहीं बल्कि 4 दशक से अफगानिस्तान में लगने वाली हर आग की चिंगारी को इस्लामाबाद के नाकारा हुक्मरानों ने ही हवा दी है। बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के पाप को जिन्ना के बारिशों की जुबानी सुनना जरूरी था। बाकी का किस्सा कुछ इस तरह है। पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान वजूद में आया। पाकिस्तान से ही तालिबान को हथियार और आतंकी ट्रेनिंग मिलती रही। अफगानिस्तान में अमेरिका के आने के बाद तालिबान के सभी बड़े नेताओं को पाकिस्तान में ही शरण मिली, और जब अमेरिका अफगानिस्तान से जाने लगा तो पाकिस्तान ने अपने पाले पोसे आतंकियों के साथ ही कायर वर्दी वालों को तालिबान की मदद के लिए उतार दिया। अब काबुल में तालिबान की हुकूमत बनने वाली है, तो पाकिस्तान काबुल को इस्लामाबाद से कंट्रोल करने की तैयारी में है। इसीलिए तालिबान भला अपने माई बाप को कैसे भूल सकता था। अब बात ईरान की करते हैं। पाकिस्तान की तरह ही ईरान भी अफगानिस्तान का पड़ोसी है। तालिबान ने भले ही ईरान को न्योता भेजा है, लेकिन ईरान की तालिबान से पुरानी अदावत रही है। इसकी वजह क्या थी, ये भी जानते हैं। 23 साल पहले अगस्त के महीने की 8 तारीख थी, जब तालिबान ने मज़ार शरीफ पर कब्जा किया था, जिसके बाद से ही दुनिया ने तालिबान का सबसे जल्लादी चेहरा देखा। मज़ार शरीफ पर कब्जे के बाद से तालिबान ने सदी का सबसे भीषण कत्लेआम मचाया था। हजारों लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। शिया, ताजिक और हजारा समुदाय के लोगों को घरों से निकालकर चौराहे पर गोली मार दी गई। तालिबान ने ईरान के काउंसिलेट को भी निशाना बनाया था। काउंसिलेट में 8 ईरानी राजनयिकों की हत्या कर दी गई। एक ईरानी पत्रकार को भी तालिबानी जल्लादों ने मार डाला था। इस नरसंहार के बाद ईरान और तालिबान के बीच तलवारें खिंच गई थी, लेकिन अमेरिका के रहते 2 दशक में ईरान और तालिबान के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसकी वजह अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी थे। अमेरिका की मदद से राष्ट्रपति बने अशरफ गनी अमेरिका के समर्थक थे, इसीलिए ईरान अशरफ गनी को पसंद नहीं करता था। अशरफ गनी को हटाने में ईरान ने तालिबान की मदद भी की थी। इसीलिए तालिबान ने अब ईरान का एहसान चुकाने के लिए उसे काबुल का न्योता दिया है। लेकिन पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान के पाप की साजिश पर ईरान ने निगाहें तरेर ली हैं। ईरान का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि पंजशीर में जिस तरह से जिन्ना की जहरीली नस्लों ने तबाही का मंजर दिखाया, उससे ईरान भी हैरान है। इसीलिए तेहरान से इस्लामाबाद के कायरों को इशारा दे दिया गया है कि तालिबान भले ही काबुल पर काबिज होने वाला हो, लेकिन वक्त रहते पाकिस्तान हद में रहना सीख ले। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अलावा माओ का मुल्क भी तालिबान का माई बाप है। तालिबान को भले ही काबुल की सत्ता मिल गई हो, लेकिन तालिबानी पाई को मोहताज हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खजाने में फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी है। ऐसे में चीन तालिबान के लिए वो ब्लैंक चेक है जिसे कभी भी कैश किया जा सकता है।
यानी पाकिस्तान की तरह ही तालिबान को भी चीन से ही खैरात मिलती रहेगी। बदले में चीन अफगानिस्तान की जमीन में छिपे खनिजों के खरबों के खजाने पर हाथ साफ करता रहेगा। तुर्की और कतर भी इस्लामी मुल्क हैं। तुर्की के पास काबुल एयरपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी है, तो वहीं कतर ने तालिबान और पूरी दुनिया के बीच संपर्क सेतु का काम किया है। लेकिन कैसे रूस को न्योता देकर तालिबान ने एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है, वो भी देखिए। जिस तरह दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरह रूस और तालिबान की कथित दोस्ती भी है। रूस उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसने तालिबान के कब्जे के बाद भी काबुल में अपने दूतावास को बंद नहीं किया है। असल में रूस की फिक्र तालिबान कम, तालिबान के ISIS जैसे सगे संबंधी ज्यादा हैं। रूस की फिक्र खास तौर से अफगानिस्तान के पड़ोसी ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को लेकर भी है। 1991 में पूर्व सोवियत संघ से अलग होकर 15 देश बने थे। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान उन देशों में से ही हैं। रूस के दोनों देशों से मजबूत सैन्य संबंध भी हैं। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से रूस ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का गार्डियन भी है। साल भर पहले काराबाख की जंग में बर्बादी का मंजर भी मॉस्को को याद है। इसीलिए रूस की चिंता है कि अफगानिस्तान कहीं कॉकस इलाके के जिहादियों, खासकर इस्लामिक स्टेट के लिए सुरक्षित ठिकाना न बन जाए। वहीं तालिबान की तरह ही रूस की अमेरिका से बराबर की दुश्मनी है। तालिबान ने जिन 6 देशों को तालिबान सरकार के गठन के कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है, उन सभी का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके जरिए तालिबान अमेरिका विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने 2 दशक तक अमेरिका से जंग लड़ी, तब जाकर काबुल तक का मकाम पूरा हो पाया। अमेरिका को अपमानजनक हार के बाद अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। अब अमेरिका के विरोधियों को साध कर तालिबान ने बड़ा इशारा दे दिया है कि एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी होंगे, तो दूसरी तरफ तालिबान को मान्यता देने वाले देश होंगे। तालिबान के साथ चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कतर, तुर्की जैसे देश आ चुके हैं। जाहिर है इन देशों का तालिबानी हुकूमत को मान्यता देना भी तय है। लेकिन अमेरिका के साथ कौन होगा, ये फैसला दुनिया के बाकी देशों को करना होगा। साफ है कि आने वाले दौर में एक तरफ तालिबान के विद्रोही होंगे, तो दूसरी तरफ तालिबान के समर्थक देश होंगे। ऐसे में दुनिया के कई देशों के आपसी संबंधों में खटास आनी तय है, जिसका अंजाम कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता है। तालिबान के काबुल वाली सत्ता का यही सारा सारांश है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।